नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट पर तो चर्चा करेंगे क्योंकि मार्केट के गिरावट में एक अहम रीजन आपका जीडीपी का आंकड़ा भी रहा है और उस पर भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कई सारे उससे। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं, 2 दिन हो गया कमेंट एंड क्वेरीज को। उससे क्या होता है, बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा कम हो जाता है। तो सबसे पहले कुछ आज ले लेते हैं, कुछ कल संडे है, कल की डेट में ले लेंगे। तो सबसे पहले क्वेरी है हमारी राजीव दत्ता जी की। तो राजीव दत्ता जी बोल रहे हैं, इतना अच्छा है फिर बच्चा कैसे हुआ? ये बच्चा वाला वर्ड मेरे को समझ में नहीं आया है। रिटेलर्स पैनिक सेलिंग क्यों कर रहे हैं, पर इन्होंने ये किया था। तो दत्ता दादा, अगर हो सके आप मेरे को देख रहे हैं तो आप अपनी इस क्वेरी को थोड़ा सा फिर से लिखने की कोशिश करें जिससे इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। वहीं पर गौरव रंधवा सर बोल रहे हैं, बाबा जी अब पारंपरिक हाउस की स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है। जैसे एक बार हमने पारंपरिक पर समझाया भी था, किसी ने किया था कि ये अच्छे शेयर्स को ले करके उसके बाद में रखते हैं और उनकी एक स्ट्रैटेजी और होती है कि वो हमेशा किस में लगाते हैं, ग्रोथ कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं। तो वहां पे हमने आपको 2 टाइप की कंपनियों का, आपको वैल्यू ओरिएंटेड कंपनियों का बताया था और ग्रोथ जो है ओरिएंटेड कंपनियों का बताया था। तो ये लेकर के रखते हैं, वैल्यू ओरिएंटेड में लगाते हैं, ये ग्रोथ ओरिएंटेड में बाकी लोग लगाते हैं कि इसका ग्रोथ थोड़ा जल्दी लिखेगा, लेकिन इनका वैल्यू ओरिएंटेड कंपनियों को ये अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यू में इनको मिलता है, उसको लेकर के उसको होल्ड कर देते हैं और इंतजार करते हैं ये, और कुछ कैश वगैरह भी लेकर के करते हैं। तो इनकी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, तभी जो है पारंपरिक मिड कैप के बराबर रिटर्न देता है और वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स में से इतना एयूएम होने के बाद में माना जाता है। मैंने काफी दिन पहले इसको देखा था तो इसका करीब 60,000 करोड़ के आसपास इसका एयूएम हो गया था। अभी मतलब और ज्यादा हो गया होगा। तो आई होप कि मतलब जो है बहुत लोगों के पास ये फ्लेक्सी कैप फंड होगा, ठीक है। और इस पर एक कोई रिप्लाई भी है। विजेंद्र सर बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ पारंपरिक फ्लेक्सी फंड ही है। गुड सर, इस समय आपको इसकी कीमत मतलब समझ में आ रही होगी। और ऊपर से मैं इसमें ओनली द पारंपरिक ओरिएंटेड नहीं हो रहा हूं, मैं हमेशा एक चीज पर जो आप लोगों को सलाह देता हूं कि हमेशा कभी भी आपका फंड कितना डाउन साइड प्रोटेक्शन उसका कितना है, इस पर आप लोग फोकस करें। ये मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूं। तो आई होप कि आप बात को समझ रहे होंगे। और जो है विजेंद्र सर के और आप गौरव रंधवा सर के दोनों काफी मैच्योर इन्वेस्टर हैं, तो आप इनकी बातचीत से समझ रहे होंगे। जो अभी ग्रीन है और लार्ज एंड मिड कैप सबसे ज्यादा गिरा है। तो सर मिड कैप, लार्ज कैप तो जो गिरा ही था, मिड कैप पर भी गाज गिरी है, बट इनकी एक स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में रंधवा सर बोल रहे हैं, कल 13 नवंबर को मैंने निफ्टी स्मॉल कैप में 5,000 लगाए। तो इन्होंने 2 दिन पहले डेट भी सर ने लिख दिया है। जो है सर को पता है कि मेरा काफी अपना बिजी जो है शेड्यूल रहता है, लेकिन जैसे मौका पाता हूं आप लोगों की कमेंट क्वेरीज को लेता हूं। सर बहुत बढ़िया, छोटे छोटे अमाउंट ही लगाना इस समय ठीक रहेगा। आज 14 नवंबर को कुछ नहीं खरीदा सर ने, 14 नवंबर कुछ नहीं खरीदा था। मिड एंड स्मॉल कैप अभी 40 के पी पर है। हाँ, पी सर वैल्यूएशन थोड़ी हाई है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनकी अर्निंग कुछ भी नहीं है। अब अर्निंग तो इस समय सर अभी अर्निंग पर ही मैं आ रहा हूं और उसके बाद में आपको फिर बताता हूं, जो कि हम आपने जो है सब्जेक्ट आप देख रहे हैं उस पर फिर जो है सर डिस्कस करता हूं। उसके बाद में गौरव रंधवा सर ने काफी इमोशनल जो है गिरावट जारी मिड और स्मॉल कैप के निवेशक क्या करें, इस पर इन्होंने मतलब बहुत ही अप्रिशिएबल कमेंट करा है। उसके लिए सर बहुत बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद। और आई थिंक ये 14 नवंबर का कमेंट है, तो उस दिन बाल दिवस भी है। तो ये केज में हम भी चलो ठीक है, अब इस उम्र में चलो एक टाइप का बातचीत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो एक टाइप का बचपना ही कर रहे हैं। और ये हमारा वैसे भी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है, बुजुर्गों का मतलब जो है ज्यादा करके खास करके है, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ठीक है, आप लोग भी हमसे कुछ सीख सकते हैं, तो भाई आप लोग सीखिए। और अच्छी बात है कि कम से कम अभी मैं आता हूं कि रिटेलर्स से सारे क्यों थर्राए हुए हैं, आता हूं मैं। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो एक बार फिर रंधवा सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने क्या लिखा है, ईश्वर करे आप जल्दी ही सिल्वर बटन प्राप्त करें। सर मैं, मेरे जैसा आम आदमी कहाँ सिल्वर बटन की उम्मीद कर सकता है, लेकिन चलिए आपने ईश्वर से प्रार्थना किया है तो मतलब जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ग्रेट एफर्ट्स, यू आर इंटरेस्टिंग, सिंपल एंड मैच्योर लॉजिक, नो नॉनसेंस, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर।
तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है, जो दिल में और दिमाग में जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है ना, वो जो है रिलीज हो जाता है। कम से कम चलो ठीक है यार, मेहनत अगर कर रहे हैं तो इसको कोई तो अप्रिशिएट कर रहा है, कोई तो समझ रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि और लोग भी समझे, और सबसे बड़ी बात क्या है, और लोग लाभान्वित हो। मेन एम जो है ना, कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों और कहीं ना कहीं छोटी सी गलती से नुकसान ना उठा जाए। ये एक्चुअली इसकी, इस चैनल का, इस बातचीत का उद्देश्य है। नाम ही इसका जुबानी टॉक्स है, तो आप लोगों को पता ही है। मार्केट में अभी ग्रीड फैक्टर हावी था, अब फियर फैक्टर। सर ग्रीड और फियर दो ही होते हैं। अगर जो फियर फैक्टर हावी है तो छोटा छोटा हमने चलना है, वास्तव में एक चक्र में चलता रहता है। यस डेफिनेट है सर, और आप तो वैसे भी आरबीआई के एग्जीक्यूटिव हैं तो आपको पता ही है। उसके बाद में ये भाई साहब एक दिन इनको रंधवा सॉरी गुजरात बंधु सर आजकल कहीं में लग रहा है कि मतलब जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर को एंजाइटी वाला हो गया, जो मैंने एक बार बताया था, जब पोर्टफोलियो उसमें जाता है तो उसके बाद में एक टाइप का रसायन शरीर में बनता है। तो सर मतलब जो है, अगर गुजरात बंधु सर मेरे को सुन रहे हैं तो थोड़ा सा सर एक्टिव होइए। क्या हो गया, मतलब जो खेती किसानी में या तो उलझ गए हैं, या फिर मतलब जो है क्या बात है सर, थोड़ा सा आपकी वैल्यूएबल एडवाइस तो हमें चाहिए। उससे थोड़ा सा एक बूस्ट मिलता है एनर्जी को, ताकि मेहनत कर सकें। तो भाई साहब इनके चैनल का नाम ही थोड़ा ऐसा है कि जिनसे गुजरात बंधु सर भी थोड़ा हुए थे, सबका बाप नाइन भैया जो भी हैं आप। तो इन्होंने एक बार बोला था कि मैं तो बड़ा स्मार्ट हूं, तो अभी क्या बोल रहे हैं, स्टॉक मार्केट सबकी चड्डी फाड़ दिया है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तो केवल 10% ही हुआ है, इसमें ही चड्डी उतर गई, तो 10% के बाद में क्या हो जाएंगे। अच्छा, सारे लोग पैसा निकाल रहे, नहीं सारे लोग नहीं निकाल रहे हैं। लोग कह रहे हैं निफ्टी अभी 10,000 जाएगा। अच्छा, सारा माल बेचकर भारी लॉस में निकल गया हूं। तो यार देखो, हमने आपको एक बार बताया था, अवधि में हमारे कहावत है, ज्यादा होशियार लोग 3 जगह डूबते हैं। तो भाई मेरे, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपका नुकसान हुआ है, हमारी संवेदना, हमारी सिंपैथी आपके साथ है। बट ठीक है, ज्यादा होशियार नहीं बनना है मार्केट में। मार्केट उन्हीं को ही एक्सेप्ट करती है जो थोड़ा सा लेजी किस्म के हैं, कछुआ किस्म के हैं। यहाँ पे खरगोश नहीं चाहिए। यहाँ पे मार्केट अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है, और उसके एडजस्टमेंट पे हमें चलना चाहिए। बात कितने दिन से मैं बोल रहा था, लेकिन आपको तो समझ में आती नहीं है। चलिए, निकल गया हूं। बहुत रिस्क है फंड में और स्टॉक मार्केट में, वही है। अब आप जैसे लोग अगर मार्केट में आएंगे, फिर उसके बाद में आनंद फानंद में सोचेंगे मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा, अलादीन का चिराग है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कंपनियों के ग्रोथ में लगा रहे हैं, ग्रोथ अगर डाउन है, ग्रोथ का रिजल्ट आया है जिसकी वजह से सेंटीमेंट खराब हुआ, तो आपको पता ही है, सबको पता है यार, हमने पैसा कहाँ लगाया हुआ है, मार्केट में लगाया। मार्केट जब कंपनी जब कमाएंगी तो उसके बाद में देंगी। अब ये तो है नहीं, इनफ्लो के भरोसे चलता रहेगा, तो ये बात वाजिब सी। अब यहाँ पर क्या है, टाइम तो देना पड़ेगा आपको, ये तो फैक्ट सी बात है। ये तो जो है, ये तो अपना बच्चा भी जानता है इस चीज को। चलिए ठीक है, मैं इनको ज्यादा वो भी नहीं देना चाहता, तो जो भी नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद में रमेश जी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया प्रयास, ठीक है सर, थैंक यू। उसके बाद में अब ये धनंजय सर का ले लेते हैं, उसके बाद में फिर स्टॉप करते हैं। अब कल देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर होने लगेंगे। सर नमस्कार, अभी आगे भी बहुत सारी चीजें कवर करनी है। सर नमस्कार, अब लगता है 4 जून का फिगर टच कर लेगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। इस पर भी हमने कल किया था, डिस्कस किया था, अच्छे से किया था। वहां पर हमें वैल्यूएशन में मिलना शुरू हो जाएगा, वहां पे हमें एक डिस्काउंट में मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो टच का हम डटे रहेंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। देखो 58 साल की उम्र में सर का जोश देखो, सर का जुनून देखो, सीखो इससे, नए लड़कों सीखो। 10वीं बार आप लोगों को बताता हूँ, 10वीं बार बताता हूँ, वीडियोज को देखिए आप लोग, उसके बाद में फिर आपको समझ में आएगा फंडामेंटल क्या होता है। आपको उतना ही करना है जिससे आप सस्टेन कर जाओ। सस्टेन वर्ड में कितनी बार यूज करता हूं कि ऐसे इतना भी जोर मत लगा दो कि बाद में, उसके बाद में जैसे बोलते हैं ना कि तैरना नहीं आता, पानी में कूद गए, उसके बाद बचाओ बचाओ बचाओ। नो, ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई। हमें उतना ही करना है जिसको हम सस्टेन कर ले जाए। सस्टेन वर्ड मैंने कितने वीडियोज में यूज किया हुआ है, अब आज देखिए, धनंजय सर से सीखिए। इसीलिए मैं क्यूरीज और कमेंट्स को भी बीच बीच में डालता हूं, क्योंकि ये इन लोगों के मत, इन लोगों के थॉट हैं, जो कि अपने अपने फील्ड में माहिर लोग हैं, अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। और इसके बाद में इनका देखिए प्रयास, देखिए इनका। चलिए आगे करते हैं, डटे रहेंगे। सिंपल भाषा में आप जैसे लीडर की बात, सर थैंक यू सर, मानेंगे। और कहेंगे लेफ्ट तो लेफ्ट और राइट तो राइट। जय हिंद धनंजय सिंह।
तो धनंजय सर वैसे भी आई थिंक कि एक्स एयरफोर्स से हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है। तो सर बहुत बहुत मेहरबानी, बस खाली टाइम देना है। टाइम करेक्शन जो है प्राइस करेक्शन दोनों के मोड में मार्केट है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि हम खरीदे ना खरीदे, वो हमारी सामर्थ्य और हमारे हौसले के ऊपर है। और लेकिन क्या है, यहाँ पर हमें टाइम देना बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही मैं कमेंट से उसको रीच को अभी लेता हूं। अब मैं उसके बाद में कमेंट से उसको रीच को कल कवर करूंगा, मॉर्निंग में जिनकी रह गई है। ठीक है, तो कल संडे में। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में देखिए सबसे अहम जो है ना, वो जीडीपी का रोल है मार्केट में। अब सारा का सारा जीडीपी का ही तो खेला है कि जिसकी वजह से कंपनियों का रिजल्ट भी है। कंपनियों का रिजल्ट वही है कि आपका जो लास्ट में अर्निंग आई है वो तो जुड़ेगी ना जीडीपी में भाई। तो अब वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट तो करेगी हमारी जीडीपी। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि आखिर में जीडीपी है क्या भला। अब जीडीपी का हमारा सरकार ने 7.2 का आंकड़ा दिया है, लेकिन रियलिटी में वर्ल्ड की जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी बोला है नहीं, 5 से 6% के बीच में रहेगा। अब जो सरकारी आंकड़ा ये है, अब ये कितना रियलिस्टिक होता है। हम लोग पहुंच गए हैं थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर के बाद में तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये आंकड़े जो रिजल्ट्स आए हैं ये इसको पीछे ले जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है भाई, ठीक है ना। ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है आगे आपको समझ में आएगा, फिर आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं एक अर्थशास्त्री हूं, लेकिन उम्र के पड़ाव पर हर आदमी अपनी कमाई का अपने जेब से खर्च करता है, अपने घर को मैनेज करता है। तो हर आदमी एक कम से कम अपने आप को मैनेज करता है। अब वो अर्थ को अपने कैसे मैनेज करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं उस लिहाज से एक आम नागरिक के नाते, एक 50 साल का बंदा, इस चीज पर थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 2022 का आंकड़ा। वर्ल्ड की जो जीडीपी थी, अभी आप देखिएगा, वर्ल्ड की जो जीडीपी थी वो थी $100 ट्रिलियन की 2022 में। अभी वहां तक का ही आंकड़ा हमें मिल पाया है। 2019 में अगर हम इसको लेकर के चलते हैं तो ये $87 ट्रिलियन की थी। कितनी थी? $87 ट्रिलियन। वहीं पर अगर 2000 में लेकर के चलते हैं तो ये थी $34 ट्रिलियन की वर्ल्ड की जीडीपी थी। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो 2000 से लेकर के 2022 तक में तकरीबन 3 गुना हो गया है। 34 तिहाई मतलब 3 गुना से थोड़ा सा कम है, 33 3 99, तो 102 तो जो ट्रिलियन है, तो मतलब तकरीबन मान करके चलो 3 गुना वर्ल्ड की जीडीपी का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में हम ले लेते हैं 3 कंट्रीज को ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। एक यूएसए को ले लेते हैं जो कि सबसे टॉप की अर्थव्यवस्था है। दूसरा ले लेते हैं चाइना को, जो कहीं ना कहीं काफी आगे निकल चुका है, आप लोग जानते हैं। तीसरा ले लेते हैं अपने भारत को, इंडिया को। ठीक है, अब 2019 में जो अमेरिका की जीडीपी थी वो थी $21 ट्रिलियन की, और चाइना की थी $14 ट्रिलियन की। थोड़ा बहुत हो सकता है परसेंटेज में हो, और हमारी थी $2.84 ट्रिलियन की। ठीक है, अब इसके बाद में अभी हमारी 5 का आंकड़ा हमने प्रयास किया, सरकारी आंकड़ा अभी देखते हैं कि वहां पर कितना एजेंसीज कितना बताती हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, ये हो गया 2019 का आंकड़ा। अब वहीं पर 2022 में अगर आप देखोगे तो यूएसए की चली गई $25 ट्रिलियन की, जो कि इनका ग्रोथ हुआ 19%। वहीं पर ही चाइना का चला गया $18 ट्रिलियन का, जो कि इनका ग्रोथ हुआ है 26%। $14 ट्रिलियन से इनका $18 ट्रिलियन गया है। तो इसको अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो इनका ग्रोथ कितना हुआ? 26%। ठीक है, 2020 से लेकर के 22 तक में। वहीं पर इंडिया का अगर हम देखते हैं तो ये हमारा गया है $3.39 ट्रिलियन, तो ये बढ़ा है 19%। तो यूएसए के बराबर हमारा जीडीपी बढ़ा है। अब यहां पर बड़े खुश हो जाएंगे हम कि यार हमारा भी जीडीपी तो यूएसए के बराबर बढ़ा है। आपको पता ही है कि कितना इस पर प्रचार प्रसार किया गया था कि आप लोगों को याद होगा। लेकिन अब इसको थोड़ा सा लेकर के चलते हैं, कहां पे? रुपीज के डिप्रिसिएशन के टर्म्स में लेकर के चलते। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि डॉलर और रुपए में कितना अंतर आया है, कैसे आया है, वो भी देख लेते हैं। तो वहां से हमें क्लियर करेंगे कि हमारी जीडीपी वर्ल्ड के लिहाज से कितना ग्रोथ हुई है, या जो ये आंकड़ा आता है
ये धरातल पर हमें दिख क्यों नहीं रहा? भारतीयों की दशा दिशा सुधर क्यों नहीं रही? प्रश्न वहीं पर है ना कि यार हम माइग्रेट करने के लिए क्यों मजबूर हैं? जैसा कि बहुत सारे आपने सुने भी होंगे, न्यूज में भी, आर्टिकल में भी, एडिटोरियल में भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे मिलीनियर भारत छोड़ करके बाहर क्यों जा रहे हैं। बहुत सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं तो वो अगर उद्यमी जा रहे हैं तो वो बात सोचने वाली है। बहुत सारा ब्रेन ड्रेन को भी आपने देखा होगा। तो मैं वही बोला था कि यार देखो, जब अभी आज सैटरडे है तो थोड़ा सा ये लेंदी होगा, जो है ये अपना डिस्कशन का सब्जेक्ट है, फिर इसको देखते हैं। वहीं पर इसको अगर हम रेशियो में लेते हैं, ठीक है ना, रुपीज वर्सेस डॉलर के, तो क्योंकि लेना जरूरी है। 2019 में हमारा जो रुपया था वो $1 के बदले 69 रुपए था, ठीक है, और यही 31 दिसंबर 2022 को 83 रुपए पहुंच गया था। वहां से सरकार ने इसको होल्ड करना शुरू किया है, मतलब थोड़ा सा 81, 82, 80, 83, तो इस प्रकार से चलता रहा है। अब उसके बाद में रुपए की वैल्यू कितनी घट गई? 14 रुपए घट गई। 14 रुपए घट गई तो हमारी रुपए कितना गिरा? हमारा 20% के आसपास गिर गया है। अब 19% का हमारा ग्रोथ दिख रहा है, 20% हम डिप्रिशिएट हो गया, हमारा रुपया डिप्रिशिएट हो गया। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। यहां पर ये फैक्ट आया है। अब ये फैक्ट आया है मींस क्या हुआ है कि कहीं कहां हमारी कंपनियां क्या एक्सपोर्ट कर रही हैं, क्या लगा रही हैं। हम क्या वही देश कहलाए जाएंगे जो एक गाय पालने वाले, खेती किसानी करने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले? फिर वो कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं हम इतना? इसीलिए वित्त मंत्री जी ने बहुत ही गुस्से में बात बोली थी, जितना हमने करना था किया है, लेकिन आप लोग देश के लिए नहीं कर रहे हो। चलिए उस पर भी हम नहीं करते। मैं एक बहुत ही छोटा सा आदमी हूं तो उस पर नहीं कर सकता। अब ये देखो, इसमें झोल झाल कहां पे आता है? झोल झाल यहां पे आता है, उसके लिए आप और हम भी जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं आप और हम भी जिम्मेदार हैं। देखो, खेती किसानी में कितना पैदा होता है, किसान अपने घर में कितना रखता है, बाहर कितना जाता है, बड़े किसान कितने होते हैं, भंडारण कितना होता है, चोरी से कितना रखा जाता है, सारी चीजें हम आप जानते हैं। तो सही आंकड़ा वहां पर नहीं आ पाता, जबकि कृषि का भी एक बहुत अहम योगदान है। अब आप बोलोगे कि ठीक है कंपनियां फैक्ट्रियां कर रही हैं, तो पहले 2 लाख कंपनियां छोटी बड़ी मिला करके ये चलती थी कि मतलब जो है इतने की होती। अब 5 लाख कंपनियों को शामिल कर दिया है जब से ये गवर्नमेंट आई है, कि ताकि उसको लाया जाए। फिर उसके बाद में जीएसटी के टर्म्स को लाया गया, तो होलसेल की प्राइस के इंडेक्स से तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा आंकड़ा मिल भी जाता है। लेकिन अगर इसको 2 लिहाज से हम करते हैं, एक तो WPI, एक हो जाती है आपकी CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो चीजों से ये मापा जाता है। अब यहां पर लागत और प्लस उसके बाद में उसका जो वहां पर जाकर के लास्ट मैन तक जब ये पहुंचा है, जहां पर उसको कंज्यूम होना है, वहां पर जाने पर तो उसमें आप सोचिए कि उसमें लागत लगी, ढुलाई लगी, फिर ये लगा, प्रॉफिट लगा, ये लगा, वो लगा, उसका कैलकुलेशन। उसके बाद में अब आप अपने आप से पूछिए, कितने लोग जो पक्का बिल लेते हैं, कितने लोग उसको जेन्युइन प्राइस पर लेते हैं? कभी आप मेडिसिन लेने गए हैं, मेडिसिन पर लिखा होता है MRP इतना, वो छोड़ता है इतना, आप थोड़े से दबंग है तो आपको इतना छोड़ेगा, नहीं है तो फिर वहीं से ले लेगा। तो सारी चीजें क्या करती है, डाटा को फ्लक्चुएट कर देती हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप इसको बिल्कुल एकदम से, आप इसको ऑथेंटिकेटेड रूप से मैं इसको बोल रहा हूं, और ये बात मैं जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं। अगर आप इसी साल के जीडीपी के आंकड़े को आप करो तो 3 जगह से जीडीपी का आंकड़ा दिया जाता है, क्योंकि भारत की वो मानी जाती है, हाँ वहां से आंकड़ा आया है। अब उसमें देखो, RBI का आंकड़ा कुछ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का आंकड़ा कुछ है, ग्रोथ का आंकड़ा मैं बोल रहा हूं, और उसके बाद में आपका जो आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनकी ऑफिस का आंकड़ा कुछ और है। तो अब अगर ये जब इनमें ही इतना मतभेद है, तो बाहर वाला जो ऑब्जर्वर है वो नोच नोच करके निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उनको हायर करता है जो उस पर मेहनत करके उसके पास रिपोर्ट देते हैं। इनके पास जो आंकड़ा जाता है वो देते हैं जिनका रवैया ढुलमुल है, जो सरकारी तंत्र में फंसे हुए हैं, जो लाल फीताशाही में फंसे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो है, इसको हमें सुधारने की जरूरत है। नहीं तो सरकारी नीतियां और ये अब उस पर
अगर हम चर्चा करेंगे तो ये डिबेट अलग दिशा में चला जाएगा। ये जो फाइनेंशियल डिबेट है ये हमारा अपना पारिवारिक, जिसको हमने एक परिवार के रूप में इतने लोगों को सजोया है, जो हम लोग साथ साथ में डिस्कस करते हैं उनका है, तो इसको हम यहां पर ही करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में दो चीजों पर हमें गौर करना है। एक तो सीएलएसए की रिपोर्ट जो कि उन्होंने कर दिया कि हम बैक टू इंडिया की तरफ चलेंगे, जो कि आपको पता है, हमने आपको कल ही बता दिया था इसका, तो इस पर मैं फिर दोबारा रिपोर्ट नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं अब वो कैसे आएंगे। उसके बाद में ये जेफियर की रिपोर्ट, दोनों रिपोर्टें बोले कि इंडिया की तरफ हमें मूव करना चाहिए। अब कैसे कर रही हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो है हमारा जो कंज्यूमर चीजें हैं उनको, दूसरी चीज उनको ऐसा लग रहा है। अब यहां पर मैं आता हूं, जो मैंने रंधावा सर को कहा था कि सर मैं वहां पर डिस्कस करूंगा चल करके, वो वहां पर यह हुआ था कि रिटेलर्स की जो ताकत है उसके आगे कहीं ना कहीं खौफ खा रहे हैं लोग कि यार देखो रिटेलर्स जो है ना इतनी जल्दी भागने वाले नहीं है। ये कुछ ऐसे हैं जो कि भाग रहे हैं, जो ये सोच करके आए थे कि हम रातों रात हो जाए, किसी टिप पर आए थे, किसी उस पे आए थे। तो मैं तो बार बार बोलता हूं, मैं भैया ट्रिक बताता हूं, टिप नहीं देता हूं। हमेशा आपको बताता हूं मैं इन्वेस्टमेंट की ट्रिक देता हूं, क्योंकि हमने जो सीखा है, जो हमने झेला है, जो हमारा अनुभव है, उस चीज पर मैं केवल आप लोगों से शेयर करता हूं। क्योंकि भैया देखो, सफलता के लिए सीधी सी बात है कि आपको जो आप उसको कैसे कर रहे हो, आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हो। मैनेज आपको दो तीन चीजों में करना पड़ेगा, मैनेजमेंट का मेरा साइड है। आप अपने रिसोर्सेस को कैसे मैनेज कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्सेस को, जो भी आपके पास मैन पावर है उसको कैसे मैनेज कर दो आप। उसके बाद में जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उसको कैसे मैनेज करो। उसको मैनेज करने में आपके पास खर्चा कितना लग रहा है वो आप घर घर में करते हो, मैनेज करते हो। यार हर घर की कहानी है, इसीलिए बोला जाता है कि गृहिणियां हमारी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। और ये सारी चीजें हमें कहां से मिली, हमारे ननिहाल से मिली, हमारे नाना नानी से मिली। हमने उन चीजों को सीखा है, बड़े ध्यान से सीखा है, वो लोग कैसे मैनेज करते थे। मैंने आपको पहले बताया था, रेलवे के एम्प्लॉय थे, लेकिन नाना मेरे इतना छोड़ करके गए थे, उतना हमारे मामाज के पास नहीं है। तो उनको हमने देखा है, बचपन में उन चीजों को करते हुए देखा है उनको हमने, वो लोग कैसे अपने आप को मैनेज करते थे। ठीक है, चलिए अब उस पर भी नहीं करेंगे, कभी उस पर करेंगे जब चर्चा करेंगे। तो रिटेलर्स से इनको एक बहुत बड़ा डर लग रहा है, जिसकी वजह से आना चाह रहे हैं। अब ये क्या चाह रहे हैं, 10% हमारी मार्केट हो गई, करेक्ट हो गई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा क्या है, पी ज्यादा है, जैसा कि रंधावा सर ने इस चीज को क्लियर किया है, तो वहां पर ये जाना नहीं चाहेंगे, जाएंगे उसमें। तो अब ये 23,200 का क्या इंतजार कर रहे हैं, क्या ये डिस्काउंट रेट का इंतजार कर रहे हैं। अब ये कई सारे प्रश्न हैं, जो कि प्रश्न का जवाब आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। क्योंकि भाई देखो, इतने दिन से आप लोग भी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो आप लोग भी पढ़ रहे हो, अपना देख रहे हो, अपने थॉट वो कर रहे हो। जब भी 1 घंटा 2 घंटा टाइम मिलता है, सही बात क्या है कि आप इसको मैनेज अपने आप को कैसे करते हो। यार सबसे बड़ी चीज क्या है, आप अपने आप को मैनेज कैसे करते हो। तो यहां पर फिर उसके बाद में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देखिएगा। अब यहां पर लास्ट में प्रश्न ये आ जाता है कि हमारे भाई सावधानी कैसे करेंगे। आपको पता है रिटेलर्स की मेरे को कितनी चिंता रहती है, और इस सावधानी को मैं बताने से पहले आप लोगों को बस एक ही बात बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको, जो हमारे नए व्यूअर्स आते हो ना, इस परिवार के साथ जुड़ने की कोशिश करो। काफी अच्छा परिवार है ये, जो है इसका अपना जुगानी टॉक्स का, जो भी है वो बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। तो अगर इन सुलझे हुए लोगों के बीच में आप आते हो, तो बहुत सारी चीजें कमेंट एंड क्वेरीज में अपना कवर होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि फंडामेंटल्स में कवर होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि टिप्स बताई जाती हैं। और ये इसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम देना है। और अगर आप बन सकते हो, आपको अच्छा लगता है, तो परिवार का हिस्सा बने। अब आगे सावधानी इसमें क्या है, सावधानी इसमें ये है, ये लोग एक ट्रिक अपनाएंगे, अगेन ट्रिक क्या अपनाएंगे, क्योंकि ये है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, सगे किसी के नहीं, ना आपके ना हमारे ना कोई है। मैं तो DIIs के बारे में उनकी हमने पोल खोली कि यस इन्होंने ये स्टेप लिया है, इस वजह से हमारे गए। जितनी मेरी सामर्थ्य थी उसको मैंने यूटिलाइज किया और उनको एक्सपोज करा मैंने कि यस इन्होंने ये स्टेप लिया होता तो शायद आज की डेट की गिरावट को रोका जा सकता था, और हम लोग 24,500 के वहां से 24,800 से नहीं डाउन होते, जहां पर डबल बॉटम एक बार ये हुआ था कि हाँ ये यहां से मतलब जो है वो हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमने लूज करके हम यहां पर आए हैं। अब ये 24,500 का देखते हैं, अभी ये
ब्रेक होगा कि नहीं 24,200 का बहुत ही वो है, 200 दिन का कल हमने एवरेज भी आपको बताया था। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन प्लीज वो नहीं करना। सावधानी यहाँ पर हमने क्या करनी है, सावधानी हमने यहाँ पर यह करनी है, ये आएंगे थोड़ा सा पैसा लगाएंगे, ठीक है। इन चीजों से हमें सावधान रहना है। जिनको जिस लेवल पे अगर आपको ऐसा लग रहा है, फंड आपको आ रहा है, आपके पास पैसा है, तो ये जो लेवल है ना, यहां पे भी कोई भी इतना हार्म नहीं है। डिस्काउंट के, बहुत बड़े डिस्काउंट के चक्कर में मत रहे। जैसा कि अभी हमारे भाई साहब बोले तो 10,000 पे चली जाएगा। अरे कम से कम सोचो यार, 10,000 पे चली जाएगी, क्या बोल दिया। तो चलो ठीक है, अपना अपना मत है, कोई बात नहीं है। अब वो हमारे सब्सक्राइबर हैं कि नहीं, अगर होते तो मेरे ख्याल से वो गए नहीं होते, और मेरे ख्याल से है भी नहीं वो, तो वो गए नहीं होते, ठीक है ना, और गए नहीं होते और वो स्ट्रैटेजी के साथ चले होते। तो अभी यहाँ पर सावधानी हमने क्या करनी है, अगर जिनके पास है वो कुछ अभी कर लो, नहीं तो SIP रूट का सहारा लो, STP रूट का सहारा लो। पार्ट पार्ट में आप अपने आप को एलोकेट करना, नहीं है तो टाइम देना, डर करके भागना नहीं। ये थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, फिर ये गिराएंगे। हो सकता है 23,200 का भी आंकड़ा हमें दिखाएं या उससे थोड़ा सा नीचे दिखाएं, बट ऐसा नहीं है। आना तो इनको पड़ेगा ही, आना तो इनको पड़ेगा ही, क्योंकि हम बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। और हमने इस लिहाज से इसको डिस्कस किया है, क्योंकि हमारा जो कंज्यूमशन का आंकड़ा है ना, कहीं ना कहीं उन्होंने उस आंकड़े को निकाला है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे ना, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूं, उन्होंने क्लियर कट बोला था कि 2-2.5% का तो लोचा रहता है जीडीपी का जो आंकड़ा आता है। तो हो सकता है लोचे में मतलब जो है ना, हम ये क्यों लें कि भाई जो हमारा सरकारी आंकड़ा है उससे हम नीचे ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी का चैनल है। इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूं, हम इसको ऊपर क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर CLSA और फिर जैसे लोग बोल रहे हैं कि हमें भारत की तरफ लौट करके चलना चाहिए, तो हम ये क्यों ले रहे हैं कि यार हमारी सरकार का आंकड़ा खराब है, हम नीचे जा रहे हैं, ऐसा क्यों हम सोचें यार। सोचिएगा, जवाब दीजिएगा। इसके साथ ही क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सवेरे सेशन में। कमेंट एंड क्वेरीज आपकी जितनी भी रह गई हैं उनको भी कवर करूंगा, और भर भर करके आप लोग भाग लीजिए, थोड़ा सा समय जरूर डालिए। उससे क्या होता है, लोगों तक आपकी भी बातें पहुंचती हैं, उससे लोग भी लाभान्वित होते हैं, आपकी सोच लोगों तक पहुंचती है। थैंक यू वेरी मच।